हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी में वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम पहले इसकी परिभाषा डेफिनेशन जानेंगे कि अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन क्या है। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, मतलब 52 वर्ण होते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, और हमें पता होने के बावजूद भी हम क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा 52 वर्ण होते हैं। अब देखिए, वर्णमाला व्यवस्थित क्रमिक समूह से क्या मतलब। देखो, आपने कोई माला देखी होगी, मोतियों की माला, क्लियर। तो देखो, उसमें मोती एक व्यवस्थित क्रम में लगे हुए होते हैं, व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं इस तरह से, तो वो एक पूरी माला बन जाती है, क्लियर। तो उसी तरह से हमारी वर्णमाला है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मतलब वर्ण से वर्ण का व्यवस्थित क्रमिक समूह, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो उसी तरह से हमारी वर्णमाला है, और इसमें 52 वर्ण होते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, बात करते हैं हम वर्ण की। देखो, वर्ण, देखिए, ध्वनि के जो ध्वनि होती है उसके लिखित रूप को, जो रूप लिखा जाता है ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन। अब देखिए, देखो, भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। कैसे? एक मौखिक भाषा जो बोली जाती है, और एक लिखित भाषा जो कि लिखित जाती है, क्लियर। अब देखिए, हम मौखिक भाषा के बारे में अगर जाने तो देखो, मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुँह से ध्वनि निकलती है, स्वर निकलते हैं, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हुई? ध्वनि। तो ये मुख्यतः एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो डियर लर्नर्स, याद रखिएगा, ध्वनि होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब देखिए, बात करते हैं हम लिखित भाषा की, जो रिटिन लैंग्वेज है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो रिटिन लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वो वर्ण होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, मैंने एक डायग्राम तो नहीं कह सकते, 2 भागों में वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब कि बांटा गया है। देखिए, ये होगी, देखो, वर्णमाला, माला। फाइन। अब देखिए, यहाँ तो आ गए हमारे स्वर, और यहाँ आ गए हमारे नंबर 1, ये हो गया। नंबर 2 ये व्यंजन। तो पहले हम बात करेंगे स्वर की, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इसमें ये क्लियर मतलब पूरा हो पाएगा इस वीडियो में। आज हम स्वर के ही बारे में बात करेंगे। फाइन। तो देखिए, हम स्वर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जिसका स्वर का पहला पॉइंट है उसके अंदर दूसरे पॉइंट हैं। आप इस तरीक़ा से समझिए, क्योंकि आगे वो वीडियो में आपको मैंने मेंशन कर रखा है नोट्स में। देखिए, स्वर, जिन ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, जो इंडिपेंडेंट टाइप से हो, मतलब स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहलाता है। स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। फाइन। जैसे कि ये लिखा हुआ है सॉरी, आ छोटी ई बड़ी ई, इस तरीक़ा से ये लिखे हुए हैं, जो कि मैंने मेंशन कर रखे हैं, क्लियर। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये। अब नेक्स्ट जो इसमें ही एक पॉइंट बनेगा, उच्चारण काल के आधार पर स्वर, जो हम उच्चारण होता है उसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी, मगर जो मूल स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, मैंने बताया। और लेखन के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा।
स्वर वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, मगर जो मूल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और लेखन के आधार पर 3 होते हैं। तो कितने हो गए ये? 13 हो गए, 14 हो गए वैसे। मगर ये इस तरह से पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो 11। अगर लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 3। तो देखिए ये जो 3 स्वर हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके ही अंदर ये पॉइंट हैं जो 3 स्वर हैं जिनके हमें पढ़ना है। देखिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ, ई, उ। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फाइन। अब देखिए आगे, दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या लंबा होना। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता, मतलब ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे 2 मात्रा का समय, जैसे कि आ, ई, उ, ए। इस टाइप से केस में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगना, दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं फ्लुत स्वर की। नंबर 3 है जो इसी पॉइंट का, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से मतलब कि इस स्वर से ज़्यादा समय लगे तो उससे दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने तथा नाटक के संवाद होते हैं, जैसे कि नाटक के डायलॉग वगैरह या फिल्म के, उन उसके अंडर में ये स्वर आता है, जैसे रा, मा, इस तरह से। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो देखो ये तो थे इसके पॉइंट। ये तो थे मतलब स्वर जो थे उच्चारण के आधार पर, ये उच्चारण के आधार पर बताया गया था कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर। तो इसी के अंदर ये पॉइंट है, जैसे कि स्वर का पहला पॉइंट ये हुआ और दूसरा पॉइंट ये हुआ। ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मतलब जो हमारा मुंह का मुख द्वार खुलता है उसके आधार पर शब्दों को बांटा गया है। विव्रत। विव्रत का मतलब होता है ओपन। ओपन का मतलब खुलना। फाइन। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है तो उन्हें विव्रत स्वर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन से स्वर के खुलने से पूरा मुंह खुलता है। तो देखो, अब आप मुंह से बोलोगे आ, तो देखो आपका पूरा मुंह खुलेगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आ तो मतलब विव्रत स्वर। फाइन। अब देखिए अर्ध विव्रत। अर्ध का मतलब विव्रत, हाल्फ, कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा मुंह आधा खुले और आधा बंद रहता है तो उसे विव्रत स्वर कहते हैं। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप खुद बोल के देखिए ना, जैसे ए ओ, तो आप देखेंगे आधा आपका मुंह बंद है, आधा मुंह आपका खुला है। क्लियर। अब देखिए संवृत मतलब क्लोज, कि आप जिस स्वर का उच्चारण कर रहे हैं आपका मुख द्वार लगभग बंद है। जैसे आप बोलिए ई, ऊ, इस टाइप से, जैसे कि मैंने ये मेंशन कर रखा है ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो आप बोलेंगे मुँह से तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद भी रहेगा। ये ट्रिक है। क्लियर। अब स्वर का 3rd पॉइंट आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जबकि कौन से वो स्वर होते हैं जिनमें हमारा जीभ का प्रयोग होता है। वो स्वर जब हम बोलते हैं तो हमारा उच्चारण होता है। तो देखिए, अग्र स्वर मतलब आगे का स्वर। क्लियर। जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, इस टाइप से। तो ये वाले जो शब्द होते हैं इनमें हमारी जीभ का प्रयोग होता है। क्लियर। अब देखिए मध्य स्वर इसी के अंदर है, मतलब जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे कि आप बोलोगे तो आप देखना आपका जीभ का जो मिडिल पार्ट है, मध्य भाग है, वो काम करेगा। फाइन। फर्स्ट स्वर। देखिए इसमें क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, जैसे कि फर्स्ट भाग काम करता है, जैसे आ, तो मतलब जो ज़्यादा आवाज़ आएगी आपको पीछे वाली जीभ से ही आएगी। ऊ, तो लगेगा आपको कि जो जीभ का पिछला भाग ज़्यादा इसमें काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है। अब देखिए स्वर का 4 पॉइंट ये है, ओठों की स्थिति से, मतलब होठों की स्थिति के आधार पर। अब व्रतमुखी। देखो इसमें क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, जैसे कि कौन से शब्द हैं वो,
आ छोटी ई बड़ी। तो इन शब्दों में हमारे जो होठ हैं वो वृत्ताकार नहीं होते। क्लियर। व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में जो ओठ हैं व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे कि आप बोलिए ऊ, तो आपके होठ हुए ना गोलाकार। ओ इस टाइप से आप बोलिए तो आपके जो होठ हैं गोलाकार हो जाएंगे। करके देखिए, आपको एकदम याद हो जाएगा, दोबारा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस ट्रिक से मैं बता रही हूँ। अब देखिए नंबर 5, स्वर का जो 5 पॉइंट है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे स्वर हैं जो नाक से बोले जाते हैं। तो देखिए निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। तो देखिए और समझिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से ही निकलती है। तो देखिए, बोलिए जरा आप, आ बड़ा आ छोटी, तो आप बोलिए जैसे आ ई, तो इससे केवल मुंह से आवाज़ निकली है ना, मतलब हवा निकली है, नाक से तो नहीं निकली। करके देखिए, उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया। अब अनुनासिक, इस स्वर का मतलब समझते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे इस टाइप से आप बोल के देखिए, तो आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना, तो इससे ज़्यादा आपको ये दिमाग में आपके रहेंगे कि हाँ हम इस तरीक़ा से करेंगे तो ये वाले शब्द इस तरह से हमें याद हो जाएंगे। जैसे निर्नुनासिक कौन से हैं, जिनसे केवल मुंह से ही हवा निकलती है, और अनुनासिक वो शब्द हैं जिनसे नाक और मुंह से भी हवा निकलती है। क्लियर। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, घोष तत्व के आधार पर। देखो, घोष शब्द का जो अर्थ होता है स्वतंत्रियों में श्वान का कंपन। स्वतंत्रियों में जब कंपन होता है तो संघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर संघोष ध्वनियाँ आती हैं, जैसे ग च ढ, ये इसके अंदर में आती हैं। ये तो होगा। और प्राण तत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ है हवा। स्वर अल्प प्राण होते हैं, जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। जैसे कि क च ट त, आप बोल के देंगे आपको एकदम याद हो जाएगा। तो देखो, ये तो बात की हमने स्वर की। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगा हिंदी का, उसमें बात करेंगे हम व्यंजन की, और विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे, और आपको मतलब मैं एक बेहतर ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, और चैनल पर बने रहें। थैंक यू, टेक केयर।